मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें ये खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी कौन सी है, तो आपके दिमाग में अमेज़ॉन, एप्पल, टेस्ला इन जैसी कंपनीज के नाम आएंगे। पर आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि आप यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो। दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी है पाकिस्तानी आर्मी। अब आपके दिमाग में भी आएगा कि वो कैसे। एक देश जो पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पर है, उसकी आर्मी दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान कैसे तबाह हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानव और सोच विद मानव के इस इंफॉर्मेटिव और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की तबाही के पीछे मेनली ये दो कारण है। सबसे पहला कारण है पाकिस्तान का कभी भी खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना करना, और दूसरा और सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तबाह होने की कगार पर है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। आइए एक एक करके इन दोनों पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तब पाकिस्तान के सामने कई सारी परेशानियां थी और पैसा उसमें से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। किसी भी कंट्री की ग्रोथ में पैसा एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। उस वक्त इंडिया ने 75 CR देकर पाकिस्तान की मदद की थी, पर इसके बदले में पाकिस्तान ने इंडिया पर ही अटैक कर दिया था। हालांकि उस जंग को पाकिस्तान हार गया था, पर वो पैसा जो इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था, उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जंग के लिए पाकिस्तान ने अपनी आर्मी पर खर्च कर दिया था। और एक कहावत है कि जंग के बाद हर देश 10 साल पीछे हो जाता है, और पाकिस्तान के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। जो पैसा उन्हें दिया गया था, उस पैसे को उन्हें अपनी कंट्री की ग्रोथ पर लगाना चाहिए था, पर वो सारा पैसा उन्होंने जंग के लिए लगा दिया। और उसके बाद जो पैसा बच गया था, वो पैसा जंग के बाद जो डैमेज हुआ था उसमें लग गया। पर यह तो पाकिस्तान की गलतियों की सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर पाकिस्तान ने और भी बड़ी बड़ी गलतियाँ की। किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है, पर इसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और इस चीज़ के लिए किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। पर पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों को छोड़कर दूसरे जुगाड़ ढूंढना शुरू किया, और उसकी इसी तलाश में उसे मिला यूएस का उस वक्त साउथ एशिया में कोई भी दोस्त नहीं था, पर उसे सोवियत यूनियन पर कब्जा करना था। पाकिस्तान को इसमें एक मौका दिखा। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने खुद को यूएस का दोस्त बताया, और इसके बदले में पाकिस्तान को मिली फॉरेन एड। देखो, यूएस कभी भी किसी की भी मदद तब तक नहीं करता जब तक उसे उसमें अपना फायदा न दिखे, और ये जो एड यूएस ने पाकिस्तान को दी थी, उसके पीछे यूएस का अपना मकसद था। अब ये मकसद आखिर था क्या, ये भी जरा शॉर्ट में समझ लेते हैं। उस वक्त यूएस सोवियत यूनियन के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि साउथ एशिया में सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही ज़्यादा था। इंडिया का झुकाव भी उस वक्त सोवियत यूनियन की तरफ ही था, पर उसको सोवियत यूनियन के ऊपर कब्जा तो करना था ही, तो उसके लिए उसने तय किया कि वो मिशनरीज को ट्रेन करेगा जो पैसा लेकर उसके काम करेंगे। और इन मिशनरीज का ट्रेनिंग सेंटर बना पाकिस्तान, और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया पाकिस्तान की मिलिट्री ने। बिन लादेन जैसे टेररिस्ट पहले यूएस के ही मिशनरीज थे जो पैसा लेकर उसके लिए उसका काम करते थे, और इन सारी चीज़ों के बदले में पाकिस्तान को यूएस से टाइम टू टाइम एड मिलती रहती थी। और ये एड उस वक्त इतनी ज़्यादा थी कि पाकिस्तान की जीडीपी का 5% इसी एड से आता था। पर करप्शन इतना ज़्यादा था कि ये पैसा कभी भी आम लोगों तक पहुंचता ही नहीं था। इस सारे पैसे को पाकिस्तान की आर्मी ही खा जाती थी। उस टाइम पर जहाँ इंडिया और बांग्लादेश ट्रेड करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके ग्रो हो रहे थे, उस टाइम पर पाकिस्तान इसी एड से खुश हो रहा था। पर इस एड से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल भी उसने अपनी कंट्री की ग्रोथ पर नहीं किया, बल्कि इस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल उन्होंने अपनी आर्मी पर किया,
अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया। और इसी वजह से यूएस को डर लगने लगा कि जैसे हमसे पैसे लेकर इस आर्मी को हमारे दुश्मनों के खिलाफ यूज करते हैं, वैसे ही ये किसी और से पैसे लेकर इसी आर्मी को हमारे ही खिलाफ न यूज करने लगे। और इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने इस एड को पूरी तरह रुकवा दिया और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। और इसी टाइम पर एंट्री होती है चीन की। देखो, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज है। कुछ कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो तेल से चलती है, कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी आईटी सेक्टर से चलती है, तो कुछ की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से चलती है। पर पाकिस्तान दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिसकी जो इकोनॉमी है वो एड और लोन से चलती है। और चीन ने पाकिस्तान की इसी कमजोरी को भांप लिया और इसे लोन पर लोन देना शुरू किया। और चीन जब भी किसी को लोन देता है तो वहां पर वो DTS यानी कि डेथ ट्रैप स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है। अब आखिर ये DTS है क्या, इसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। मान लो किसी कंट्री ने चीन से रोड बनाने के लिए लोन लिया है, तो चीन उस कंट्री से ये पहले ही लिखवा लेता है कि वो रोड बनाने के लिए जितना भी वर्क फोर्स लगेगा वो सारे चाइनीज वर्कर्स ही होंगे। और इसी तरह अपने वर्कर्स को उस देश में भेजकर उस लोन का सारा पैसा चीन उसी कंट्री से वापस कमा लेता है। और पेपर पर वो लोन वैसा का वैसा ही रहता है। और अगर वो कंट्री इस लोन को टाइम पर ना चुका पाई तो फिर वो पूरी जगह चीन की हो जाती है। और ये सारी बातें चीन लोन देने से पहले ही एक पेपर पर लिखवा लेता है। और चीन अब तक 30 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को दे चुका है। और चीन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अब ये पैसा वापस नहीं आने वाला और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा पैसा वो पहले ही रिकवर कर चुका है। पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर चीन पाकिस्तान पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों है। तो इनडायरेक्टली चीन का भी यहाँ पर वही मकसद है जो पहले यूएस का था। चीन भी यहाँ पर अपने मिशनरीज को ट्रेन करता है जो उससे पैसा लेकर उसके लिए उसका काम करते हैं। पर इन सारी चीजों से पाकिस्तान की इमेज बहुत ही ज्यादा डैमेज हुई और अल्टीमेटली इन सारी चीजों का खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ा। और पाकिस्तान कभी भी खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर ही नहीं पाया और हमेशा के लिए दूसरी कंट्री के लोन्स या फिर दूसरी कंट्री से मिलने वाले एड पर ही डिपेंडेंट होकर रह गया। और ये एक बहुत ही बड़ा कारण है पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के जो आम लोग हैं उनका भी बराबर हाथ रहा है पाकिस्तान की बर्बादी में। जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान पर वहाँ की आर्मी का मेजर कंट्रोल रहा है। वहाँ डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए। पाकिस्तान में कब किसकी गवर्नमेंट आएगी ये वहाँ की आम जनता नहीं बल्कि वहाँ के आर्मी के चीफ ही डिसाइड करते हैं। और यही रीजन है कि जिन्ना के बाद पाकिस्तान में एक भी पावरफुल पॉलिटिशियन नहीं आ पाया। आप शायद सुनकर हैरान हो जाओगे कि जिन्ना के बाद जितने भी पॉलिटिशियंस आए उनमें से कोई भी अपनी 5 साल की साइकिल को पूरा कर ही नहीं पाया। दरअसल में पाकिस्तान की आर्मी चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान के हालात सुधरे और इसलिए जैसे ही वहाँ का कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान के हालात सुधारने के लिए कुछ अच्छे काम करने के लिए कोई कदम उठाता है तो वहाँ की आर्मी फौरन ही उस इंसान को हटाकर किसी ऐसे को पीएम बना देती है जो पूरी तरह उनके कंट्रोल में हो और उनके इशारों पर काम करे। और अगर किसी पीएम के साथ जनता का सपोर्ट हो और पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा लगने लगता है कि वो ताकत के जरिए उस इंसान को नहीं हटा सकते तो फिर वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी और भी ज्यादा गंदे काम करती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स पर पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस ने कई बार ये इल्जाम लगाया है कि उन्हें पाकिस्तान की आर्मी के जरिए धमकाया जाता है। औरत का इस्तेमाल किया जा रहा है, औरत को, और औरत तो पैसे के लिए सिर्फ नहीं आती भाई, लोगों की गलतफहमी है कि पैसे के लिए आती है, पैसा तो उनको बाहर भी मिल जाता है। पाकिस्तान के पिछले पीएम इमरान खान ने भी जनरल बाजवा पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने कई लोगों के सामने इमरान खान को प्ले बॉय कहकर बुलाया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा आप प्ले बॉय हैं। और ये जितनी भी सारी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें गूगल पर ऑनलाइन अवेलेबल है, आप खुद से जाकर चेक कर सकते हो। और इन्हीं सारी चीजों के चलते किसी भी पॉलिटिशियन की पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनी नहीं पाई। कोई पीएम या तो 2 से 3 सालों के अंदर ही अपनी पोस्ट को छोड़ देता है और कई पीएम तो पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई है, जिनकी मौत का पता पाकिस्तान आज तक नहीं लगा पाया। और बाकी जो बच जाते हैं उनकी गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आर्मी टेक डाउन कर देती है। नॉर्मली तो एक देश होता है और उस देश के अंदर उस देश की एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर यह चीज पूरी तरीके से उल्टी है। यहाँ पर एक आर्मी है और उस आर्मी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से एक देश बना लिया है। ये दुनिया की एक लौती ऐसी आर्मी है जो तेल साबुन से लेकर सीमेंट और यहाँ तक की प्लॉट्स तक बेचती है। और इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही इसे दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी कहा था। पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ही स्मार्टली पाकिस्तान के आम लोगों का ब्रेन वॉश किया है। देखो,
रिलीजन के बेसिस पर किसी भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही है, और ये चीज़ इंडिया में भी होती है। इंडिया में भी हिंदू मुस्लिम चलता ही रहता है, पर इंडिया ने हमेशा ही दुनिया के सामने खुद को एक सेक्युलर कंट्री बताया है, और किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए उसका सेक्युलर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी जो बाहर की इंडस्ट्रीज होती है वो उस कंट्री में इन्वेस्ट करती है। पर पाकिस्तान ने ऐसा कभी भी नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा ही दुनिया के सामने खुद को छाती चौड़ी करके एक मुस्लिम बेस्ड कंट्री बताया है, और यही चीज़ पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में भी भर दी गई है। पाकिस्तान के लोगों से आपने भी यह बात कई बार सुनी होगी कि पाकिस्तान के लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो एक दिन पाकिस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बनाएंगे। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछोगे कि आपके लिए आपका देश पहले आता है या फिर रिलीजन, तो वो बड़े प्राउडली कहते हैं कि उनके लिए उनका रिलीजन पहले आता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। अगला सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? ये एक इस्लाम जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। जहाँ बाकी दुनिया भर के स्कूलों में बच्चों को साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, वही पाकिस्तान के स्कूलों में बचपन से ही बच्चों के दिमाग में जहर और गंद डाल दी जाती है। उनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की आर्मी ही करवाती है, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी पाकिस्तान की आर्मी के ही कंट्रोल में है। और जब तक पाकिस्तान के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों से और ख़ास करके इंडिया से नफरत करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान पर वहाँ के आर्मी का कंट्रोल इसी तरह बना रहेगा। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो हालात है वो कभी भी नॉर्मल हो। कई बार दोनों देशों ने मिलकर एक साथ बैठकर सुलह करने की कोशिश की है, और सुलह हुई भी है, पर उसके बाद कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, और फिर जो हालात है वो बद से बदतर हो जाते हैं। और जितने भी टेररिस्ट अटैक अब तक इंडिया पर किए गए हैं, उनमें किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी का कोई ना कोई लिंक जरूर मिला है। पाकिस्तान अपने डिफेंस पर भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है। जैसे ही पाकिस्तान में कोई लोन आता है या फिर पाकिस्तान में किसी तरीके की कोई एड आती है, तो उसका 40% पाकिस्तान अपने डिफेंस पर लगा देता है। पाकिस्तान ने अब तक इंडिया के साथ जितनी भी वॉर लड़ी है वो हर बार हारे, पर पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के लोगों को ये बताता है कि जितनी भी वॉर लड़ी गई है पाकिस्तान हर बार जीता है। पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ है उनके पास मेडल्स ही मेडल्स है, पर ये मेडल्स आके उन्हें क्यों दिए गए हैं इसका कहीं पर भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ का जो मीडिया है, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ की मीडिया को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। वहाँ का मीडिया वही कहता है जो पाकिस्तान की आर्मी उसे बोलने के लिए बोलती है। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि कश्मीर का वो हिस्सा जो इंडिया के पास है, वहाँ पर जितने भी मुसलमान रहते हैं उन पर इंडिया के जो हिंदू है वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते हैं, जबकि यह बात पूरी तरीके से झूठ है। पर ये चीज़ें पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में बिठा दी गई है, और उनसे ये कहा जाता है कि अगर हमें अपने उन मुस्लिम भाइयों को बचाना है तो हमें अपनी आर्मी को और ताकतवर बनाना होगा, ताकि वो अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े रह पाए। और इसलिए वहाँ के लोगों का सारा गुस्सा वहाँ की गवर्नमेंट पर उतरता है, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड असल में है कौन। और पाकिस्तान की बर्बादी में वहाँ के आम लोगों का भी बराबर हाथ है। पाकिस्तान के लोग भी हमेशा अपने लीडर्स को रिलीजन के बेसिस पर ही चुनते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन उनके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता तो वो लोग उसे बिल्कुल नहीं चुनते, भले उसने कितने भी अच्छे काम क्यों न किए हो। वो लोग उस इंसान को हमेशा अपना दुश्मन ही मानते हैं। मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन का हूँ और इसलिए मैं सुपीरियर हूँ, इसी सोच ने पाकिस्तान के लोगों की हालत आज ऐसी कर दी है कि वो लोग लिटरली आटे जैसी चीज के लिए तक मारामारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऑफिसर्स वहाँ की जनता से ये तक गुजारिश कर चुके हैं कि आप चाय पीना कम कर दो, क्योंकि हमारे पास चाय को एक्सपोर्ट कराने तक के पैसे नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आज पाकिस्तान किस तरीके से तबाह हो चुका है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान आखिर क्यों तबाह हुआ, इसको लेकर आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स थे, आई होप इस वीडियो से वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पर अगर फिर भी कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए
इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।